हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। और मैं हूं आपका दोस्त अम्बत तिवारी और ये रात 11 बजे वाली क्लास है जो कि आपको मिल रही है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर के कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, वो भी यूपीएससी के पैटर्न पर। ये जो सीरीज़ है दोस्तों, इसमें हम 2000 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम 2019 और 2020 पूरा का पूरा आपको प्रोवाइड करा रहे हैं करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो यदि आपने ये सीरीज़ कर ली तो कहीं ना कहीं आपको 2019 के इम्पॉर्टेंट चीज़ों का एक ब्रीफ आइडिया होगा, साथ ही 2020 के क्वेश्चंस का भी करंट अफेयर का एक ब्रीफ आइडिया आपको हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर हमारे द्वारा लिए गए हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा पार्ट नंबर 33 है। इससे पहले 32 पार्ट आ चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उन्हें जाकर ज़रूर देखें। और पार्ट नंबर 31 में हम 161 से लेके 165 तक के क्वेश्चन आप सभी के साथ करने वाले हैं। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY के संबंध में असत्य है। याद रखना है, असत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो ऑप्शन है आपके पास पहला, इस योजना का क्रियान्वयन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। दूसरा, इस योजना के तहत गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को पोषक तत्व उपलब्ध करवाने की एवं मजदूरी की हानि की पूर्ति कराने का प्रयास किया गया है। या सी, कि इसमें प्रत्येक माह 5,000 रुपये ऐसी माताओं को उपलब्ध कराए जाएंगे। कैसी माताओं को? उपरोक्त दी हुई स्थितियों में। तो ऑप्शन आपको बताना है, केवल 2 असत्य है, केवल 2 है असत्य, केवल 2 और 3 असत्य है, केवल 1 और 3 असत्य है, या फिर सभी असत्य हैं। तो आपको असत्य कथन बताना है। तो ऑप्शन जो है वो सी सही है। ऑप्शन सी मतलब केवल 1 और 3 जो है वो असत्य है, दूसरा जो है वो सत्य है। दूसरा कथन जो सत्य प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में ज़रा वो सुन लीजिए कि इस योजना के तहत गर्भवती व दूध पिलाने वाली महिलाओं को पोषक तत्व उपलब्ध कराए जाने एवं मजदूरी से जो हानि होती है उसकी पूर्ति कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अब ज़रा हम देख लेते हैं कि मातृ वंदना योजना है क्या, ज़रा समझ लेते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है ये स्तनपान कराने वाली और गर्भवती महिलाओं के कल्याण के लिए एक स्कीम बनाई गई है। तो किन किन महिलाओं को इसमें लिया गया ये ज़रूरी है। वो महिलाएं जो गर्भवती हैं या वो महिलाएं जो अभी स्तनपान के फेज़ में हैं, मतलब जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, उनके कल्याण के लिए बनाएंगे। दूसरा, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक परियोजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रनिंग स्कीम है। अगला पॉइंट है कि ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की जा रही है और बैंक खाते में नगद लाभ जो है ये प्रदान करता है। इसके साथ ही पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और मातृत्व की वजह से या बालक छोटे होने की वजह से जो उनके वेतन में हानि होती है, जो वो काम पर नहीं जा पाती, उसकी पूर्ति, उसकी क्षतिपूर्ति कराई जाएगी नगद लाभ उनके बैंक खातों में सीधे DBT स्कीम के द्वारा ट्रांसफ़र करके। आगे बात करते हैं, इसमें लक्षित लाभार्थी जो होंगे वो सभी गर्भवती महिलाएं होंगी और सभी स्तनपान कराने वाली महिलाएं होंगी। याद रखना है दोनों चीज़ों को। आगे बात करते हैं कि लाभार्थियों को 3 किस्तों में 5,000 रुपये जो है वो प्रदान किए जाएंगे। लाभार्थियों को 3 किस्तों में जो है वो 5,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे और शेष 1,000 रुपये की राशि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ की शर्तों के अनुरूप संस्थागत प्रसूति करवाने के बाद दी जाती है। और इस प्रकार औसतन एक महिला को 6,000 रुपये प्राप्त होंगे इस स्कीम के तहत। ये आपको याद रखना है। और इस योजना में बच्चों की संख्या का प्रावधान समाप्त कर सभी महिलाएं, चाहे वे औपचारिक या अनौपचारिक क्षेत्र में, मतलब ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वेतन या अवैतनिक कार्य में संलग्न हो, उन सभी को ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के संबंध में सत्य है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जो बिजनेसमैन होते हैं, कॉर्पोरेट पर्सनस होते हैं, उनके समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व है, एक स्कीम बनाई गई है और उनके समाज के प्रति उत्तरदायित्व को तय किया गया है। उसके तहत, उस स्कीम के तहत जो कौन सा कथन है जो इसमें से सत्य है? पहला, इसे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित किया गया है। दूसरा, इसके तहत कंपनी को अपने लाभ का 12% सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत खर्च करना होगा। या तीसरा, इसमें विज्ञान, तकनीकी, औषधि आदि के क्षेत्र में रिसर्च को भी सम्मिलित किया गया है। देख लेते ज़रा कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन सी सत्य है
मतलब ऑप्शन सी केवल 1 और 3 जो है वो सत्य है। 1 और 3 सत्य होने का मतलब है कि इसे 2013 कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत संचालित किया जाता है और इसमें विज्ञान, तकनीकी, औषधि आदि क्षेत्र की रिसर्च भी सम्मिलित की गई है। चलिए ज़रा देख लेते हैं आप इस चीज़ को। CSR, कॉर्पोरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, कि कॉर्पोरेटिव सामाजिक दायित्व का एक प्रबंधन की अवधारणा है जिसमें कंपनियां अपने व्यापार संचालन एवं उसमें हितधारकों के साथ अन्योन्य क्रिया में सामाजिक और पर्यावरणीय संबंधी चिंताओं को संकेत करती है। इसका मतलब जो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई आप अपने जो प्रॉफिट अर्न करेंगे उससे आप समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, साथ में एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर देंगे। इसमें कॉर्पोरेट फर्म जो होती है अपने परिचालन के लिए कच्चे माल आदि के रूप में समाज के मूल्यवान संसाधनों का उपयोग करते हैं ना। ऑब्वियस सी बात है कि जितनी भी कंपनियां होती हैं वो अपने प्रॉफिट कमाने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए एनवायरनमेंट से मिलने वाली बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, अपने आसपास की सोसाइटी में मिलने वाली बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, उनका दोहन करते हैं, है ना। तो इसके लिए उनकी तरफ भी इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक जिम्मेदारी बनती है और उसी को ध्यान में रखकर ये स्कीम बनाई गई है। इसे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत जोड़ा गया था और इसमें 1000 करोड़ रुपए और उससे अधिक वार्षिक कारोबार वाली कंपनियां इसमें सम्मिलित करी गई हैं। किसमें? CSR में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अधिनियम में। या 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक की निम्बल संपत्ति वाली कंपनियों को भी इसमें लिया गया है और 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक शुद्ध लाभ वाली कंपनियों को भी इसमें लिया गया है। तो ये चीज़ें याद रखनी है डिटेलिंग। 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक वार्षिक कारोबार वाली कंपनियां, 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक निबल संपत्ति वाली कंपनियां, या 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का शुद्ध लाभ कमाने वाली कंपनियां। ये तीनों कैटेगरी आपको याद रखनी है। यदि UPSC में क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट प्रॉबेबली इन तीनों पॉइंट को पकड़ कर ही आएगा, इन तीनों पॉइंट पर आपको कंफ्यूज कर ही आएगा, क्योंकि UPSC थोड़ा सा डीप क्वेश्चन जो है आपसे पूछती है। अब यहाँ पर याद रखना है कि यह अधिनियम CSR गतिविधियों पर विगत 3 वर्षों में कंपनियों को अपने शुद्ध लाभ का कम से कम 2% व्यय करना होगा। मतलब पिछले 3 वर्षों में कंपनी ने जितना लाभ कमाया हो उस लाभ का कम से कम 2% जो है वो CSR गतिविधियों में लेना होगा। मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 2% तो उन्हें अपना खर्च करना होगा। अगला क्वेश्चन है पेस सेटर फाउंड प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? पहला, इसे वर्ष 2010 में भारत व इजराइल की सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। दूसरा, यह स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन हेतु धन उपलब्ध करवाने के लिए स्थापित किया गया था। या तीसरा, यह नवोन्मेषी तकनीकी के सीधे सहायता के माध्यम से धन उपलब्ध करवाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। देख लेते हैं ज़रा। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी बोलें तो केवल 2 और 3 कथन सत्य है। मतलब है स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन हेतु धन उपलब्ध करवाने के लिए स्थापित किया गया था। और तीसरा, यह नवोन्मेषी तकनीकी को सीधी सहायता के माध्यम से धन उपलब्ध करवाता है। तो हम याद कर लेते हैं कि ये जो है भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा निर्मित एक संगठन है जो कि 2015 में बनाया गया था और इसका उद्देश्य जो है यह है नवीन ऑफ ग्रिड ऊर्जा उत्पादकों, मतलब जो नए ज़माने की ऊर्जा उत्पादन शैली है, तकनीक है, उनका उपयोग करना है, उन प्रणालियों को विकसित करना है और व्यवसाय मॉडल में उन्हें लाना है। और इसकी जो विशेषताएँ वो हैं, पात्र होने के लिए ग्रिड से जुड़ी बिजली उपयोग के बिना या छोटे पैमाने का उपयोग करते हुए प्रतिदिन 8 घंटे से कम सीमित या रुक कर जो बिजली है वो उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में गंगा नदी का बेसिन फैला है? तो गंगा नदी कहाँ कहाँ फैली है? अपनी सहायक नदियों की मदद से वही बेसिन बनता है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा बेसिन फैला हुआ है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या गुजरात। तो कौन सा ऑप्शन सही है? मतलब इनमें से किन किन राज्यों में गंगा नदी का बेसिन फैला है? आइए देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए जो है वो है केवल 1, 2 और 3 राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा बिहार में इसका बेसिन फैला हुआ है। तो ज़रा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैप के थ्रू भी मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, गंगा नदी का बेसिन कहाँ कहाँ फैला हुआ है। वैसे ये 11 जगह है जहाँ पर गंगा नदी का बेसिन है। आपको सीधे तौर पर इन्हें रट लेना है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली। ये 11 जगह हैं जहाँ पर गंगा नदी का बेसिन फैला हुआ है। बिल्कुल रट लीजिए इस क्वेश्चन को दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट नेत्र निम्नलिखित में से किसका है?
किसके द्वारा प्रोजेक्ट नेत्र जो है वो शुरू किया गया है? इसरो, भारतीय रेलवे, नागरिक उड्डयन मंत्रालय या फिर नीति आयोग? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है कि इसरो के द्वारा इसे शुरू किया गया है। ज़रा समझ लेते हैं कि ये है क्या। जो प्रोजेक्ट नेत्र है ये अंतरिक्ष में एक प्रभावशाली चेतावनी प्रणाली, अर्ली वार्निंग सिस्टम इस्टेब्लिश करने के लिए, मतलब किसी भी तरह की आपदा यदि अंतरिक्ष से आ रही है तो उसके लिए एक अलार्मिंग सिस्टम बनाने के लिए इसे बनाया गया है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है। और इसमें भारतीय उपग्रहों के मलबे और अन्य खतरों से सुरक्षित करने के लिए एक अलार्मिंग सिस्टम जो है वो बनाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आज के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।